नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार पांडे है। मैं इस वीडियो में आप सबको ग्राम प्रधान के प्रमुख कार्य से अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि ग्राम प्रधान के कार्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। तो इसमें कुल 17-18 पॉइंट्स होंगे और वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से अधिकार ग्राम प्रधान के होते हैं, ताकि आप ग्राम प्रधान का चुनाव, उनका निर्वाचन सही से कर सके। तो आइए देखते हैं। आइए सर्वप्रथम समझते हैं कि ग्राम पंचायत में कैसे पैसों का वितरण होता है और क्या थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ऐसे देश में करीब जानते हैं 130 करोड़ की जनसंख्या है और देश की करीब 70% आबादी गांव में ही रहती है और पूरे देश में 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का सालाना फंड दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर 5 साल पर प्रधान के लिए एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और इसमें एक ग्राम प्रधान चुन कर के आता है और उसके बारे में, उसके अधिकारों के बारे में तथा उसके कार्यों के बारे में आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको प्रधान के संपूर्ण कार्य के बारे में बताऊंगा, जिसके अनुसार पर आप किसी भी प्रधान के कार्य को अच्छे रूप से बैलेंस करके समझ सकते हैं और उनके आगे आने वाले कार्यों के बारे में सूची बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि गायों का कायाकल्प करने के लिए जितने भी गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं हमारे यहाँ, उनका कायाकल्प करने के लिए, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, उनको स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल एक एक ग्राम पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। इन पैसों में वहाँ शौचालय, जिसे हम लेटरिन भी बोलते हैं, नाली, खड़ंजा, पानी, साफ सफाई, पक्के निर्माण होने चाहिए। गाँव में सिंचाई की सुविधा हेतु प्रधान को यह आवश्यक है देखना कि गांव में जो किसान हैं उनको सिंचाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो उसे सही करना। अब आपके घर का पानी सड़क पर ना बहे, ये भी पंचायत का काम है देखना। ठीक है, आइए कुछ अधिकार हैं, इनके बारे में समझते हैं, देखते हैं। पहला है गांव के रोड को पक्का करना, उनका रख रखाव करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के कच्चे पक्के रोड होते हैं। गांव जहां से शुरू होता है, जहां पर ख़त्म होता है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंदर अंदर गली गई होती हैं जो कच्ची होती हैं, कुछ पक्की होती हैं, कुछ में खड़ंजे होते हैं, कुछ में ईंट होते हैं, कुछ में छर्री होती है। तो उन सब रोड को प्रॉपरली जो है उनका अपना नक्शा बनाना, उनको जो है सरकार के संदर्भ में लाना, प्रकट करना कि हाँ, हमारे यहाँ का ये रोड ख़राब है, इसको पक्का करना है, इसको सही करना है, इसका रख रखाव भी करना ग्राम प्रधान का कार्य है। तो ग्राम पंचायत में जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है, सभी ग्राम प्रधान को ही देखने हैं। साथ ही पानी की निकासी की, ड्रेनेज की भी व्यवस्था उनको करानी है। सेकंड है गांव में पशुओं की पीने की व्यवस्था करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांव में बहुत प्रकार के पशु आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, की छूटे हुए होते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पानी की पीने की व्यवस्था नहीं होती है। ये भी एक प्रकार का बहुत ही दुखद कार्य है, जो कि प्रधान बहुत कम देखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि प्रधान अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीण में जो ग्रामों में पशु हैं, उनको पीने की व्यवस्था की, पानी की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तीसरा है पशुपालन व्यवसायों को बढ़ावा देना, दूध बिक्री केंद्र और डेयरी की भी व्यवस्था करना, ये भी ग्राम प्रधान का कार्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पशुपालन कमाई का एक जरिया होता है, लेकिन पशुपालकों को दूध बिक्री की समस्या होती है। इसलिए पंचायत स्तर पर दूध बिक्री केंद्र और डेयरी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन के लिए जानकारी, उनका टीका, उनका उपचार कराना भी पंचायती राज के अंतर्गत आता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी पशु हैं उनका टीका लगता है। तो जैसे खुरपका मुंहपका रोग आया था, इसका टीका लगता है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो जानवरों को होते हैं, तो उनके टीके का भी उपचार कराना, उनका आयात कराना, सरकार से उन सब चीज़ों के लिए जो है रिक्वेस्ट करना, ये भी प्रधान का ही कार्य होता है। और प्रधान को जितने भी व्यवसायी हैं दूध के, जो भी दूध उत्पादन करते हैं अपने घर पर गायों को रख करके, उनकी भी मदद करना ग्राम प्रधान का कार्य है। चौथा है सिंचाई के साधन की व्यवस्था। प्रायः आप अपने गांव में देखते होंगे विभिन्न जगहों पर, जहां पर बहुत सकरे रास्ते हैं, खेत तक जाने के लिए मेड़ हैं, वहां पर मशीन या डीजल इंजन को ले जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इंजन ले जाने में बहुत परेशानी होती है, जिससे हमें ट्यूबवेल के नाले का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आप अपने गांव में देखते होंगे कि ट्यूबवेल का नाला साफ़ नहीं है, और अगर ऐसा है तो पिछला प्रधान क्या कर रहा था, इस पर ज़रूर क्वेश्चन उठता है। तो आपके यहाँ ट्यूबवेल सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
उसकी साफ़ सफाई सही है कि नहीं है, ये भी ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान का कार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 5वां है गाँव में स्वच्छता बनाए रखना, मतलब गाँव में साफ़ सफाई। गाँव के सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा झाल झरखट कूड़ा इत्यादि होते हैं जो साफ़ नहीं किए जाते हैं सफाई कर्मचारियों द्वारा, और प्रधान द्वारा उन पर दबाव भी नहीं बनाया जाता है, जिसके नाते आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जो कि एक प्रकार का बहुत ही बेकार वातावरण बनाकर आजकल के प्रधानों ने रख दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखना है, समझना है। तो ग्राम क्षेत्र में नालियों की सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ में एएनएम आशा बहू टीका लगा रही हैं कि नहीं लगा रही हैं, ये सब भी देखना ग्राम प्रधान का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप अपने यहाँ देखिए और इन सब चीज़ों के लिए प्रश्न कीजिए उनसे कि आप ये कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो नाली है, नाली का बहुत बवाल होता है गाँव में। जैसे सब किसी के रोड के किनारे किसी घर के सामने से नाली जाती है तो बहुत समस्या होती है। इसके लिए प्रधान को चाहिए कि अंडरग्राउंड नाली बनवाने के लिए एक पूरा अभियान चलाया जाए, जिससे अंडरग्राउंड नाली बनवाया जाए ताकि किसी के घर पर नाली ना बहे, किसी के दरवाजे पर नाली ना बहे, जिससे प्रायः होने वाले मार काट बवाल इन सबसे निपटारा हुआ रहे। जिससे आप अभी जाकर के पता कर लिए, भी एक रिसर्च हुआ था उसमें आया था कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो एफआईआर हैं वो इसी में नाली और ज़मीन के विवाद में ही झगड़ा होता है, उसी के हिसाब से ही एफआईआर दर्ज होते हैं। तो ये सब काम भी जो चाहिए सुव्यवस्थित रूप से ग्राम प्रधान को करने चाहिए। तो गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम भी करना ग्राम प्रधान का कार्य होता है। अब यहाँ पर ग्राम प्रधान को एक प्रकार से और तौला जा सकता है कि आप जाइए अपने मंदिर मस्जिद शमशान घाट अस्पताल जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर जाकर देखिए क्या ग्राम प्रधान ने वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके कार्य पर तुरंत शक उठता है, और आप उनसे इस चीज़ को प्रश्न कीजिए अगर आपसे वोट मांगने आए कि आपने किसी भी स्थल पर, किसी भी हमारे यहाँ सामाजिक स्थल पर कोई भी लाइट नल इत्यादि की व्यवस्था की है कि नहीं की है। और अगर कोई प्रधान जो अभी निर्वाचित होने वाला है या फिर जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है और मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसे बहुत ही विनम्रता से और हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी सार्वजनिक स्थल है, गाँव के खतरनाक मोड़ हैं जहाँ पर प्राय ये होते हैं कि वहाँ पर रात को आते समय टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उजाला नहीं होता है। तो वहाँ पर उजाले का पूरा एकदम से पूरा व्यवस्था करिए ताकि कोई भी आगे से ऐसी दुर्घटना या फिर कोई भी दिक्कत ना आए। 7वां है दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना। प्रायः देखा जाता है कि जो शमशान घाट होते हैं, अपने आसपास देखिएगा आपको पता चल जाएगा, जितने भी शमशान घाट हैं वो एकदम पानी के उफाव से एकदम से गले होते हैं। वहाँ पर समझिए कि लकड़ी गाड़ने का भी स्थान सही से नहीं होता है। तो इस स्थिति परिस्थिति में जो वहाँ पर दाह संस्कार के लिए परिजन जाते हैं उन्हें बहुत समस्या होती है, लेकिन वहाँ पर भी ग्राम प्रधान पर उंगली नहीं उठाई जाती है। लेकिन आपको जान करके आप बहुत दुख होगा कि वो भी ग्राम प्रधान का कार्य है, जिसके नाते आज ये स्थिति इतनी खराब है। ग्राम प्रधान को प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग धर्म व समुदाय के लोगों के लिए दाह संस्कार स्थल व कब्रिस्तान की देखरेख भी ग्राम पंचायत को करानी होती है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण भी ग्राम प्रधान को कराना होता है, जो कि अभी अखिलेश यादव की सरकार में ये पारित किया गया था कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पर मिट्टी पटाना, उसको बराबर करना तथा वहाँ की लिए और जितने भी लाशें आती हैं उनको जलाने के लिए प्रॉपर लकड़ी की व्यवस्था करना, ये भी उन्हीं का कार्य होता है। लेकिन ये इतना भी ना कर सको तो कम से कम इतना तो है कि शमशान घाट को का सौंदर्यीकरण कर दो, वहाँ पर एक लाइट की इतने छोटे छोटे कार्य करने में कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इसे भी आप अपने जो पूर्व प्रधान हैं या फिर जो पिछले प्रधान थे उनसे, उन प्रधान के कार्यों में इन सब चीज़ों को सम्मिलित कीजिए और उन्हें तौलिए कि क्या उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप खुद दिमाग लगाइए क्या उन्हें वोट देने लायक है। और हाँ, जो अगला प्रधान है उसको भी बता दीजिए कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इन कार्यों को आपको करना पड़ेगा। 8वां है कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। यानी कृषि कार्यक्रम का तात्पर्य यह है, जैसे गाँव में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कृषि गोष्ठी करनी होती है। जैसे कि अभी PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई, तो बहुत लोगों को गाँव में नहीं पता था। बहुत सारे किसान होते हैं अंगूठा टेक होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो उनको जानकारी देना, कृषि गोष्ठी लगाना, एक सम्मेलन करना, उनको बताना। एक पंचायत भवन होता है, उस पंचायत भवन में इस चीज़ की नोटिस निकालना कि कृषि कार्यक्रम इतने इतने चल रहे हैं, इनमें कोई भी किसान पार्टिसिपेट कर सकता है और लाभ उठा सकता है।
और सभी को जागरूक करना, ये भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है। इतना आसान नहीं होता, जो 5 साल हम लोग देखते हैं आसानी से बीत जाते हैं, इतना आसान नहीं होता। ग्राम प्रधान के अनेक कार्य होते हैं जिनको उन्हें तत्परता से ख़त्म करना होता है और सभी को उसका लाभ दिलाना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः हम लोग आपस में ही बस केवल जाति पाति को देखते हुए अपना वोट का चुनाव कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य को काफ़ी ध्यान से और महीनता से देखना चाहिए। 9वां पॉइंट है कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोगों प्रोत्साहित करना। जैसे कि कोई किसान है, वो कोई ऐसा प्रयोग करता है जो कि कृषि में बढ़ावा दे सकती है और वर्ता को बढ़ा सकती है, या फिर सिंचाई विभाग में कोई ऐसा परिवर्तन ला दे, या कोई भी इक्विपमेंट जनरेट कर दे, तो उसके इक्विपमेंट को, उसके इनोवेशन को, उसके उस कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे अगर कोई किसान कृषि क्षेत्र में नया प्रयोग करे तो उसे प्रोत्साहित करो, जिससे दूसरे किसान भी उससे जानकारी ले सकें। जैसे कि कोई खेत में जो जुताई बुआई करने का जो सही उचित समय होता है, किसी ने प्रयोग किया कि ये उचित समय है, उसने बोया, तो ग्राम प्रधान से उससे वार्ता करनी चाहिए कि आपने इतना जल्दी या इतना बाद में क्यों बोया। तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न देगा। अगर वह रीज़न लगता है कि हाँ या भाई ये तो बात सही है, तो उन सब चीज़ों से औरों को भी परिचित करवाना चाहिए कि देखो भाई, इस समय पर अगर आप बुआई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ होगा। तो इससे क्या होता है कि कृषि कार्यों में भी बढ़ावा मिलता है और जो हमारा गाँव होता है बहुत ही आगे बढ़ता है। 10वां पॉइंट है गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए समय समय पर जागरूकता रैली निकालने, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाने, ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे गांव में प्रायः ये बहुत ही गड़बड़ चलता हुआ आ रहा है पूरा एकदम से, कि हम लोग जो है अपने बच्चों को हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में क्या है, जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, वो प्राइमरी स्कूल आज के समय में खंडहर बने हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। और बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि माता पिता प्रायः देखा जाता है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने में उतना ज़्यादा सौहार्द नहीं रखते हैं गाँव में। अब तो खैर ये ख़त्म हो चुका है। अब तो बच्चों को 3 साल पर ही स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रायः ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उसका भी लाभ उठाना हमें आवश्यक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वहाँ आयोग से टीचर आते हैं और सभी टीचर बहुत ही योग्य होते हैं। इतने योग्य टीचर आपको जहाँ पैसा 2,000 3,000 रुपये महीने देकर भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, वहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ एकदम से कि वहाँ पर भी अच्छे टीचर आते होंगे। चूँकि ये परिपक्व टीचर होते हैं, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग होती है, तब ये सरकारी बन कर के प्राइमरी स्कूल्स में आते हैं। लेकिन ये वहाँ पर हताश हो जाते हैं जब देखते हैं कि बच्चों की संख्या बहुत ही सीमित है या ना के बराबर है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो घट जाता है और प्राथमिक शिक्षा हमारे देश की इसलिए जर्जर होती जा रही है। 11वां नंबर पॉइंट है खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना। तो बच्चों के लिए खेल के मैदान का भी इंतजाम करना चाहिए। खेल कूद से संबंधित सामान का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराकर बच्चों में खेल और पढ़ाई की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। यानी जैसे हम देखते हैं कि गांव में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की मांग है, क्योंकि स्पोर्ट हमारे देश का बहुत ही आगे बढ़ रहा है। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, शतरंज है, कैरम बोर्ड है, ये सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गांव से ही परिवर्तन होगा ना, बेसिक लेवल से। इन सब चीज़ों के लिए ग्राम प्रधान का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि सभी को जा करके जागरूक करे। चूँकि देखा जाता है कि प्रायः गाँवों में जो माता पिता होते हैं अंगूठे टेक होते हैं, कम समझदार होते हैं, इलिटरेट होते हैं। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ऐसा देखा गया है। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो माता पिता को बच्चों को स्पोर्ट्स में दाखिला दिलवाने, उन्हें खेल कूद में काफ़ी वो असहज महसूस करते थे। अपने बच्चों को कहते कि नहीं केवल पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में क्या रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत पैसा है। तो बच्चों को ज़रूर अग्रसरित कीजिए और उन्हें बताइए कि आगे जा कर के वो किस तरीके से स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए प्रधान का भी ये कार्य है कि बच्चों को जागरूक करें। माता पिता को जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों की रुचि उसमें बढ़े और हमारे देश का विकास हो। 12 नंबर पॉइंट है स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाना व उसका रख रखाव करना। हाँ, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि शौचालय बनवा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप गांव में शौचालय बनवा देते हैं लेकिन उसका रख रखाव नहीं करते। रख रखाव करने से तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शौचालय कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर टूट जाती है। बाद में प्रधान लोग ये कहकर छोड़ देते हैं कि शौचालय हमने एक बार दिया तो था, प्राकृतिक आपदा आई टूट गई तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये तब भी इन्हीं की ही जिम्मेदारी है, ग्राम प्रधान की, फिर से बनवाएंगे। तो स्वच्छता अभियान के तहत चूँकि मोदी जी इतना चिल्ला चिल्ला कर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, और हाँ, जो सफाई कर्मी हैं इनकी भी
जो कार्य हैं, इनके कार्य की समीक्षा प्रधान लोग सही से करते नहीं हैं, जिसके नाते हमारे आसपास बहुत ही गंदगी देखने को मिलती है। सड़क साफ़ नहीं होते हैं, जिससे बहुत सारे वाहन पंचर भी हो जाते हैं। तो सड़कों को साफ़ करना, उनके किनारे साफ़ करना भी पूरा ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के अंतर्गत ही आता है। उनकी समीक्षा करना भी ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। ये सब उनका कार्य है। अगर ये सब कार्य उचित रूप से नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है कोताही कर रहा है। 13 नंबर पॉइंट है कि गाँव की सड़कों और सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना। हम जानते हैं कि हमें अगर धरती पर काफ़ी समय बिताना है और हमारी पीढ़ियों को आरामदायक ज़िंदगी व्यतीत करनी है धरती पर, तो धरती को हरा भरा रखना पड़ेगा, जिससे हमें ऑक्सीजन आराम से मिल सके। ऑक्सीजन क्या है, आप तो कोरोना में आसपास देख ही रहे होंगे, अस्पतालों में न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे कि ऑक्सीजन की आज कितनी किल्लत है। रीज़न यही है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन, मतलब प्रतिदिन पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, रेगुलर लेवल पर, लेकिन हम लोग उतना पेड़ नहीं लगा रहे हैं। तो ये केवल ग्राम प्रधान के स्तर से ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रत्येक जो ग्रामवासी है, प्रत्येक सिविलियन का, जितने भी नागरिक हैं, सबका प्रथम कर्तव्य है कि गाँवों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगवाएं और लगाएं भी, ठीक है। और ग्राम प्रधान इसके लिए जागरूक करें, प्रोत्साहित करें और इन सब के लिए बच्चों को भी शिक्षा दें, ठीक है। घर घर जाकर के रैलियाँ भी करें। 14 नंबर पॉइंट है जन्म मृत्यु विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना। क्या होता है कि जैसे हमारे गांव में आते हैं सब लोग इन सब चीज़ों का पूरा ब्यौरा लेने कि आपके गांव में कितना जन्म है, कितने लोग मर चुके हैं, कितना विवाह हुआ है, तो इन सब का रिकॉर्ड भी प्रॉपर रखना चाहिए ग्राम प्रधान को। मैं इस पॉइंट को इसलिए इस वीडियो में रख रहा हूँ क्योंकि अगर कोई ग्राम प्रधान भी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको अपने कार्यों के बारे में एक बार जो है दिमाग में फिर से अपने कार्य उनको समझ में आ जाए कि क्या क्या उनके कार्य हैं। तो कितनी जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई, कितने विवाह हुए, इन सब का भी कार्य आसानी से उनको इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए और प्रशासन को समय समय पर सूचित करने के लिए काम आता है। 15 नंबर पॉइंट है गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के अधिकार, आप जानते हैं कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसके तहत 1 से लेकर के 8वीं तक शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा है उसकी मुफ्त व्यवस्था होती है। प्राइमरी स्कूल्स में इसकी व्यवस्था होती है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें इसकी व्यवस्था होती है। लेकिन अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे गांव में क्या है कि ये बहुत ही जल्दी से ये पश्चिमी सभ्यता बहुत तेज उभरी है कि हमारे बच्चे बस केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो देश के प्रधान हैं ये सब लोग ध्यान से ये सब कार्य करते नहीं हैं और जागरूकता नहीं फैला रहे हैं, अपने गाँव के स्कूलों को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके नाते हम लोगों को ये सुविधा झेलनी पड़ रही है, तो ये भी ग्राम प्रधान के अधिकार में आता है, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार के तहत आपको फ्री में शिक्षा मुहैया कराना भी ग्राम प्रधान का कार्य है और इसके लिए उचित कदम उठाना भी ग्राम प्रधान का कार्य है। तो आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। गांव में भाईचारे का माहौल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गांव में किसी भी धर्म समुदाय के बीच झगड़ा लड़ाई ना हो, ऐसा माहौल बनाना कि झगड़े को सुलझाना, दोस्ताना माहौल पैदा करना, ये सब प्रधान का ही कार्य है। जैसे देखा जाता है कि दो भाई जमीनी विवाद में झगड़ा कर लेते हैं, ठीक नहीं है। प्रधान इसमें बीच बचाव कर करके उनको आराम से शांत करवा करके उनके कार्य को सही रूप से उसमें प्रोसेस में ला करके इस झगड़े को शांत करवा सकता है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान का बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे क्या होता है कि गांव में शांति बनी रहती है और गांव विकास करता है, इससे विकास ही होगा, ठीक है। तो ग्राम प्रधान को इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बंधु हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचें और समझें, क्या प्रधान ने आपके गांव में होने वाले झगड़ों में कोई भी आर्थिक रोल या सामाजिक रूप से, कोई भी नैतिक रूप से रोल निभाया है कि नहीं निभाया? अगर नहीं तो क्या वोट देने लायक है? आप खुद विचार कीजिएगा। 17 नंबर पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की होती है। वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सभी को पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब देखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की ही होती है। और ग्राम प्रधान इसे ग्राम प्रधान के अधिकार के अंतर्गत ये बहुत ही मस्त अधिकार आता है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों को ध्यान में रख करके अपने अधिकार का प्रयोग करना ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत के अन्य कार्य भी हैं, चूँकि मैं सभी कार्यों को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको जानना इम्पोर्टेंट है। तो समझते तो आप सभी हैं, सब लोग जीनियस हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रहा हूँ, उन पॉइंट्स को समझिएगा। जैसे कृषि संबंधी कार्य, ग्राम विकास संबंधी कार्य। कृषि संबंधी कार्य मैंने आपको बताया कि कैसे खेतों की सिंचाई, ट्यूबवेल इत्यादि की व्यवस्था करना। ग्राम में जो विकास होने हैं, ग्राम में विकास कैसे होगा? ग्राम में विकास होगा नालियों की व्यवस्था करवा कर, सड़कें बना करके,
और सार्वजनिक स्तर पर लाइट का व्यवस्था करके इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ग्राम विकास संबंधी कार्य भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। युवा कल्याण संबंधी कार्य, जैसे कोई भी लड़का है उसको हायर एजुकेशन लेना है, उसे कोई इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई करनी है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके उन परिस्थितियों को समझना ग्राम प्रधान को और बताना कि एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, एजुकेशन लोन को दिलाना, मदद करना, उसके साथ रहना, ये सब भी ग्राम प्रधान के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव। मैंने बताया ट्यूबवेल वगैरह की मरम्मत करना, ये भी करवाना, रखरखाव करना, नालियों को साफ करवाना, ये सब भी उनका कार्य होता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य जिसमें आंगनवाड़ी इत्यादि आते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। महिला एवं विकास, बाल विकास संबंधी कार्य, जो गांव की औरतें हैं उनका भी कैसे विकास होगा, बच्चों का कैसे विकास होगा, इत्यादि संबंधी कार्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने का व वितरण करने का कार्य। गांव की जो भी विधवा महिलाएं हैं, जो भी वृद्ध महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, उनके पेंशन का व्यवस्था करवाना, उनका पेंशन लगवाना, ये सब ग्राम प्रधान का कार्य है। और अगर ऐसा ग्राम प्रधान नहीं करता है, पेंशन नहीं लगवाता है, तो इसके लिए आप प्रॉपर इसकी व्यवस्था है, जो कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको कर करके आप ग्राम प्रधान से जानकारी ले सकते हैं, उसके प्रत्येक कार्य का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। इसके लिए आरटीआई का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने और वितरण का कार्य होता है। राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण पंचायत राज संबंधी ग्राम स्तरीय। कहने का तात्पर्य ये है कि राशन के दुकान, जितने भी राशन आपको मिलते हैं, इसका राशन कार्ड में नाम है, जैसे पात्र गृहस्थी, अंत्योदय आजकल चल रहा है, तो पात्र गृहस्थी में जिनका नाम है उनको राशन प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन को जो दे रहा है कोटेदार वो सही दाम लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये सब ग्राम प्रधान का कार्य है। प्रॉपरली कौन सा कोटेदार लगेगा, कहाँ कब बटेगा, टाइम का निर्धारण कैसे होगा, ये सब ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर आपको कोई राशन कार्ड ऐसा ग्राम प्रधान को दिखता है कि वो योग्य नहीं है, तो उसका नाम कटवाना भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है, क्योंकि अयोग्य को मिलना सबसे खतरनाक होता है। योग्य नहीं पाता है और अयोग्य को मिल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो और भी अन्य कार्य हैं, जैसे आपको जिला पंचायत का कार्य, अगर जिला पंचायत सदस्य का कार्य पता करना है, या फिर आपको जो हमारे यहाँ अभी बीडीसी का चुनाव होना है, अगर इनके कार्य पता करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रधान के कार्य को समझने के लिए, उनका पूरा ब्यौरा लेने के लिए, अगर उनके प्रति प्रधान आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने गलत प्रधान का चुनाव कर दिया है, तो उसको हटाने का भी तरीका है। अगर आपको ये सब तरीका जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे लिखिए कि हाँ, दिस इज़ गुड वीडियो, एंड आगे मैं आपको इस तरीके के वीडियोस प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके नॉलेज को बहुत ही इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।